वर्कशीट है। आज की वर्कशीट इतिहास की है। इतिहास का आपका पार्ट 5 है, जब जनता बगावत करती है। इसके बारे में हमने पढ़ना है। और ये कब की कहानी है? ये है हमारी 1857 से पहले की कहानी कि हमारे ऊपर ब्रिटिश शासन था, किस प्रकार ब्रिटिश शासन के खिलाफ लोगों में गुस्सा आया, कौन कौन से ग्रुप में लोगों में गुस्सा आया और उन्होंने किस प्रकार बगावत करी। सबसे पहला पॉइंट, नवाबों की छिनती सत्ता। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी। मतलब कौन छीन रहा था? अंग्रेज़, जो उन्होंने हमें अपना गुलाम बनाया था। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। कौन था ये रेजिडेंट? ये अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि होते थे जो कि वहाँ पर राज करते थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। जो वहाँ का स्थानीय राजा था, अब उसको अंग्रेज़ों का गुलाम बनकर काम करना पड़ता था। उसकी स्वतंत्रता कम होती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया। उनके राजस्व वसूली, जो उनको कर वसूलने का अधिकार था और उनके इलाके थे, उनको एक एक करके छीनते जा रहे थे। किसके? नवाबों के। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। बहुत सारे शासकों ने इस मामले में, जो कंपनी के शासक थे, उनसे बातचीत करी। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि उनकी पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान लें। मतलब उन्होंने अंग्रेज़ों से बात करी कि जो झांसी है, झांसी में उनके पति की मृत्यु हो चुकी है, उन्होंने जो बेटा गोद लिया है उसे अब झांसी का राजा घोषित किया जाए। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने भी नाना साहब को गोद लिया था। उन्होंने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। लेकिन अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। कंपनी ने उनकी ये बातें नहीं मानी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई। एक संधि मतलब समझौता लेकर आए अंग्रेज़ शासकों के सामने, भारत के शासकों के सामने, जिसमें ये था कि इस सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद उनको अपनी सेना रखने का अधिकार नहीं होगा। अंग्रेज़ों की सेना रखी जाएगी। वहाँ पर उनके शासक में एक रेजिडेंट नियुक्त किया जाएगा। उसका खर्चा सारा वहाँ का नवाब उठाएगा। और 1856 में अंग्रेज़ों ने अवध को अपने कब्ज़े में ले लिया। उन्होंने कहा अवध का जो शासक है वो सही से शासन नहीं कर रहा, तो उन्होंने उसको अपने कब्ज़े में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा, इसलिए उस शासन को दुरुस्त करने के लिए हमने अवध को जो है वो अपने कब्ज़े में ले लिया। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर पहले मुग़ल बादशाह का नाम होता था, अब उसको हटा दिया। देखिए, ये सारे वो कारण हैं जिनसे जनता में क्या आया? बगावत का रोष आया, उनके अंदर गुस्सा भरा और उन्होंने बगावत करी। 1849 में डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु के बाद बादशाह का जो परिवार होगा उसे लाल किला में नहीं रहने दिया जाएगा, वहाँ से निकाल के कहीं और बसाया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि जो बहादुर शाह जफ़र है उनको हम आखिरी मुग़ल बादशाह मानेंगे और उनकी मृत्यु के बाद हम बादशाह की किसी भी वंशज को बादशाह नहीं मानेंगे, उन्हें केवल हम राजकुमार के रूप में मान्यता देंगे। तो ये सारे कारण थे जिसके कारण नवाबों में गुस्सा भरा। दूसरे हैं किसान और सिपाही। ये क्यों रुष्ट हुए? कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। उस ज़माने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला, तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें ज़मीन के रास्ते जाने में कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन वो समुद्र के रास्ते नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उनकी अपनी मान्यता थी कि अगर हम समुद्र पार करेंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सज़ा दी गई। सिपाही गांव की हालत से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे, वे अपने परिवार को छोड़कर आए थे। इस कारण किसानों में भी गुस्सा भर गया और सिपाहियों में भी गुस्सा भर गया। सुधारों पर प्रतिक्रिया। अब कंपनी ने कुछ सुधार हमारे देश में करना चाहा। क्या क्या सुधार उन्होंने करना चाहा? जो ईसाई अपने धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे, या उन्हें काम करने की इजाज़त दे दी। यहाँ तक कि उन्हें ये भी छूट दे दी कि वो यहाँ ज़मीन खरीद लें और संपत्ति जुटा लें। उन्होंने सती प्रथा को रोकने
और विधवा विवाह को बढ़ाने के लिए कानून बनाए। अब ये लोगों की सामाजिक परंपराएं थी, जो लोग अपनी परंपरा और संस्कृति को नष्ट नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अंग्रेजी भाषा को बहुत प्रोत्साहन दिया। 1850 में नया कानून बनाया गया, जिसमें प्रावधान किया गया कि अगर कोई भी भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा रहेगा। पहले ये नियम था कि अगर कोई व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो उसे जायदाद से बेदखल कर दिया जाता था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने ये कानून बना दिया कि अगर वो दूसरा धर्म अपनाता है तो उसको जायदाद से बेदखल नहीं किया जाएगा। इन सभी कदमों से भारतीयों के बड़े वर्ग को यकीन हो गया कि अंग्रेज़ उनका धर्म, उनके रीति रिवाज, उनके परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से अंग्रेज़ों ने के आने के कारण नवाबों की सत्ता छीनती गई, किसान और सिपाही रुष्ट होते गए। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता किस प्रकार घटती जा रही थी, अभी हमने बताया। उन्होंने रेजिडेंट नियुक्त कर दिया, सहायक संधि थोप दी, उनको अपनी सेना रखने का अधिकार नहीं दिया, उनका राजस्व वसूली के अधिकार ले लिए, उनके इलाके छीन लिए। ये सारे बात आपने पॉइंट्स में लिखनी है। कंपनी ने मुगल शासकों के आधिपत्य को किस प्रकार ख़त्म किया? कंपनी ने मुगल शासकों के आधिपत्य को इस प्रकार ख़त्म किया कि उन्हें कहा गया कि बहादुर शाह जफर के बाद उनका कोई भी वंशज को हम बादशाह नहीं मानेंगे, उन्हें केवल राजकुमार मानेंगे। उन्हें लाल किला में नहीं रहने दिया गया, उन्हें कहीं और बसाने का फैसला किया गया। कंपनी की शासनकाल में किसान और सैनिक क्यों असंतुष्ट थे, अभी हमने ऊपर पैरा पढ़ा, तो पूरा लिखना है। और जीवन शैली को हमारी किस प्रकार नष्ट करेगा, ये सारे पॉइंट्स आपने लिखने हैं। तो ये आपकी आज की वर्कशीट है, सभी बच्चों ने इसको ध्यान से करना है।